नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जवाब नहीं, आज जश्न की तैयारी है। जश्न की तैयारी महाराष्ट्र के अंदर है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस महायुति के साथ आज के दौर की असली शिवसेना और आज के दौर की असली एनसीपी मजबूती से खड़े रहते हुए चुनाव के मैदान में लड़े, उसके बाद जो महायुति को वहां बम्पर जीत मिली, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे और जिनके एक तरीके से अघोषित नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, या वो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की गठबंधन की सरकार के लिए उन्होंने उस दौर में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला बिना ये समझते हुए कि एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, या फिर वो अजीत पवार जो किंग मेकर की भूमिका में नजर आए और जिन्हें महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य यानी शरद पवार कहते हैं, उन्हें सियासी तौर पर अपने चातुर्य से मात देते हुए न सिर्फ एनसीपी अपने नाम की बल्कि सबसे ज्यादा मजबूती से वहां खड़े हुए। कमाल की बात यह है कि एक बार स्थिति वहां फिर बदली। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो सवाल यह है कि क्या इसे ही एक पार्टी कहते हैं, इसे ही एक गठबंधन कहते हैं, इसे ही विचारों का मिलन कहते हैं, जहां पद बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, कद मायने रखता है कि पार्टी में क्या है और उसके हिसाब से तय होते हैं फैसले और उन फैसले को सब स्वीकार करते हैं। जो शपथ ग्रहण है उसके मायने क्या है, आज बात इसी मुद्दे पर। तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, शिवसेना आगे बढ़ेगी, एनसीपी आगे बढ़ेगी, या अजीत पवार और शिवसेना से एकनाथ शिंदे को तय करना है। लेकिन क्या इसे कहीं कि एक राय के साथ, एक जाजम पर आते हुए सब एक सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपके साथ। क्या मानकर चलें यही होना था और इसमें कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, ये बीजेपी या कहें कि एनडीए में मुमकिन है कि एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो सकता है और एक उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो सकता है? आपके माध्यम से सबसे पहले मैं फडणवीस सरकार के सभी लोगों को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं कि आज लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं और राज्य उनका महाराष्ट्र का विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने जिस प्रकार बात की, निश्चित रूप से ये तभी संभव हो सकता है जब एकजुटता हो संगठन में, और जिस प्रकार एकजुटता गठबंधन के रूप में वह युति में दिखी है, उसका सुखद परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार मंत्रिपद की शपथ लेने जा रही है। ये इस बात को साबित करता है कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर, गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ, एकजाही के साथ सरकार काम कर रही है। देखिए, एक फर्क आप बताता हूँ मैं आपको। माननीय शरद पवार जी का स्टेटमेंट होगा जो आप सबको ध्यान होगा, आज याद दिला देता हूं। 2.5 वर्षों तक जब माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे और 2.5 वर्षों शिंदे सरकार रही, माननीय शरद पवार जी का स्टेटमेंट था कि 2.5 वर्ष तय करेंगे किसकी सरकार सफल सरकार थी, किसकी सरकार असफल सरकार थी। महायुति की आगाड़ी की महाराष्ट्र की जनता साबित कर दिया कि शिंदे के नेतृत्व में, फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत दादा के नेतृत्व में सरकार चली, वह बेहतरीन और शानदार सरकार थी। उसका सुखद परिणाम है कि फिर से उस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तीनों लोग फिर से शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इसी तरह मानना है कि सरकार ने काम करने, महाराष्ट्र की जनता ने काम करने वाले लोगों को स्वीकार किया है और जो निकम्मे और नकारात्मक थे उनको निकाल कर बाहर किया है। ये महाराष्ट्र की जनता ने शानदार और जोरदार। एक और चीज तय हुई है भाई कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन में बिग ब्रदर की भूमिका में थी और है और रहेगी। ये क्या गठबंधन में तय होगा? क्योंकि वो बहुत अच्छा दौर था जब शिवसेना के साथ आप चुनाव लड़ते थे, उद्धव ठाकरे की आज के वर्तमान शिवसेना। उद्धव ठाकरे स्मॉल ब्रदर, बीजेपी बिग ब्रदर। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जंग शुरू हुई, उससे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से बीजेपी अलग हो गई थी। अगर यही फिर से शुरू हुआ, फिर क्या करेंगे? देखिए, जब विचारधारा पर महत्वाकांक्षा हावी होता है तो आदमी उद्धव ठाकरे बन जाता है। देखिए, सीधा परिणाम है जो बाल ठाकरे कांग्रेस से नफरत की राजनीति, एक बार नफरत की राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि उन्हें नफरत की राजनीति करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये शब्द माननीय बाला साहब ठाकरे के थे। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए अति महत्वाकांक्षा की बलि में पिता की विचारधारा को चढ़ा देते हैं, ऐसे उद्धव ठाकरे हैं।
उद्धव ठाकरे भाई ये बयान तो नितिन गडकरी जी का भी है भाई। उद्धव ठाकरे की लक्ष्मीकांत जी, नितिन गडकरी जी का भी बयान है कि भाई सियासत में हर नेता देखिए आप दुखी है महत्वाकांक्षा की वजह से। देखिए महत्वाकांक्षा वजह से हो सकता है, लेकिन आप विचारधारा महत्वाकांक्षा पर हावी हो जाए, ये शायद कोई विचार हो सकता है उद्धव ठाकरे हो सकता है, जिसने पिता की विचारधारा को जहर देकर मार दिया। आज आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाला साहब ठाकरे शिवसेना नहीं हो सकती, क्योंकि उद्धव कांग्रेस हाथ मिला लिया, उद्धव विचारधारा के विपरीत कर लिया अपने आप को। जो उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे कहते थे उससे बिल्कुल विपरीत चलेगा उद्धव ठाकरे, इसलिए वे उद्धव ठाकरे की शिवसेना कभी बाला साहब ठाकरे शिवसेना हो ही नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि परिणाम नहीं आए थे, नतीजे भी नहीं आए थे, एग्जिट पोल भी नहीं आए थे, और महाविकास आघाड़ी के अंदर बयान आने शुरू हो चुके थे कि नहीं मुख्यमंत्री तो शिवसेना से होगा, उद्धव ठाकरे की गुट से होगा। नहीं, मुख्यमंत्री एक महिला होनी चाहिए, यह एनसीपी शरद पवार की तरफ से बयान था, और कांग्रेस की तरफ से बयान था कि नहीं मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों से कांग्रेस से लड़ रही है। क्या यही जो इंटरनल लड़ाई है और ये जो बयान है, इसका जो संदेश कॉमन मैन के बीच था कि कंफ्यूजन भारी है, उसका असर हुआ? और जो अभी दिखाई दे रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह में, क्या ये वो नजीर है जिसके जरिए सरकार बनी? देखिए विजेंद्र जी, आपने जो कांग्रेस के बारे में बयानों के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये तो 23 तारीख को जब परिणाम आए थे तभी तय हो गई थी। अब हम आज जो सरकार जो शपथ लेने के लिए जा रही है उसके बारे में हमें चर्चा करना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि अपनी चर्चा की शुरुआत से पहले एक गाना है, उसमें था कि ये रात है ऐसी मस्तानी फिर सुबह का आलम क्या होगा। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो अपने आप को 56 इंच का सीना कहा करते थे, मजबूत मोदी और अमित शाह की जोड़ी हुआ करती थी, वो महाराष्ट्र में आकर के कैसे धराशायी हुई हमने देखा। 12 दिन तक लगातार परिणाम आने के बाद में ये लोग भटकते रहे कि कि क्या मुख्यमंत्री कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री। आप बीच में देखिए, आप लोगों के साथ ये दिक्कत होती है। मुझे एक बार बोलने दीजिए ना कंप्लीट, मुझे कांग्रेस को कुछ तो बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि इलेक्शन के बाद रीजनल सहयोगी से पूछे कि बता तेरी रजा है या बाय बाय है। बोलिए, धराशाही का मतलब बताइए। चलिए मैं एक आंकड़ा आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? देखिए कितनी सीटों पर? देखिए विजेंद्र जी, ये तो सामान्य सी, मुझे लगता है ये सामान्य सी बातें हैं, तो कोई भी व्यक्ति गूगल करके बता देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, बात संदेश देने की है। ये भाजपा के ऊपर जो टैग लगा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को खाती है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे अभी वाली स्थिति में देखिए ना, सेम पैटर्न बिहार में चला। बिहार में नीतीश कुमार तो बड़े भाई हो गए, यहाँ पे जो है शिंदे जी को छोटा भाई कर दिया गया। और हाँ, दूसरी बात मैं रात को भी आपसे कहना चाहूंगा कि शपथ ग्रहण के जो कार्ड छपे, शपथ ग्रहण के जो कार्ड छपे, उसमें देखिए आप, बीजेपी जो कार्ड छपाती शपथ ग्रहण के, उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी का नाम होता है। शिवसेना जो नाम छपाती है उसमें मुख्यमंत्री जी का भी नाम होता है और अजित पवार का भी नाम होता है, उसमें जो है शिवसेना का नाम गायब कर दिया जाता है। और शिवसेना वाला जो कार्ड था वो अलग पैटर्न भी था। कल तक जो है अनिश्चितता की स्थिति बन रही थी कि शिंदे जी सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, परंतु उनके विधायक कह रहे थे कि हम समझा रहे हैं। असल में वो समझा नहीं रहे थे, वो धमका रहे थे कि आप सरकार में आने के लिए मान जाइए, वरना पहले शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे पहले पैदा हुआ था, वो वापस एकनाथ शिंदे दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी आप हमारी इस शिवसेना में से तोड़ करके बना सकती है। इसलिए इस बात में मजबूरी में जाकर के वो तैयार हुए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए चुनाव में बातें की गई, ओबीसी के बारे में बात की गई, मराठा के बारे में बात की गई, और मुख्यमंत्री किसको बना के भेजा, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर क्या चल रहा होता है उस पर किसी को फिक्र नहीं है। ये कांग्रेस की एक अच्छी हमारी पार्टी में तो चल रहा था, 23 को तय हो गया। विजेंद्र जी, आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं इसीलिए बात कह रहा हूं आपसे। मैंने आपसे कहा हमारा नाम लेकर के कब तक राजनीतियां चलेगी, कब तक सब चलेगी, मुझे बताइए। हमने तो चुनाव हार गए, हम तो हार गए। 23 तारीख को तय हो गया था। आज शपथ ग्रहण समारोह महायुति का, तो मुझे लगता है कि उसके गुण या दोष उसी पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सर ये भी तो पता होना चाहिए भाई, जब 99 सीटें कांग्रेस जीत जाए तो वो ऐसा होता है कि लोकसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीत गई, ये जश्न मनाती है। और अगर बीजेपी एक राज्य में 80% से ज्यादा सीटें जीत जाए तो धराशायी हो गई। इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए था, और उसमें फर्क देखा जाए तो खाली 55-60 सीटों का तो फर्क था। आप कांग्रेस की 99 सीटों की बात क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी 240 सीटों की बात कीजिए। सिंह जी की महत्वाकांक्षाएं पार्टियों की विचारधारा पर भारी पड़ती आई हैं, भारी पड़ती हैं और भारी पड़ती रहेंगी, क्योंकि कोई समाज सेवा के लिए नहीं आए, सब राजनीतिक तौर पर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए आए हैं। आपको लग रहा है कि जो आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं अगले 5 साल तक बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे? देखिए विजेंद्र जी, इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो सबसे अलग खड़ा दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो बड़े नेता होते हैं वो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए नहीं होते,
वो सिर्फ हार और जीत का सेहरा पहनने के लिए भी नहीं होते, वो अपना कद बढ़ाने और घटाने के लिए भी नहीं होते। जो बड़े नेता होते हैं वो वही करते हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया है। मैं समझता हूं कि आपको तो ये पता ही होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो पहला मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, वो 60 साल में महाराष्ट्र के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करा। और उसके बाद जितना मैंने देखा है, कुछ मतलब अपवाद छोड़ दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि राजनीति में लोग व्यक्तिगत त्याग नहीं करते, पद और प्रतिष्ठा का तो कतई नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक बैक सीट ली। देखिए 2.5 साल तक जब वो मतलब ऐसा व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है वो उप मुख्यमंत्री बन के रहा, बहुत ही स्मूथली वो सरकार चली। उनकी तरफ से कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि अजीत पवार जी को या जो मुख्यमंत्री थे अपने शिंदे जी, उनको कोई तकलीफ हुई हो। तो मैं समझता हूं कि एक तो पॉलिटिकली जो देवेंद्र फडणवीस जी ने और कोई ऑप्शन था क्या? नहीं, देखिए इस बात में अगर रहना नहीं, मैं आपको बताता हूं, कोई और ऑप्शन बताइए क्या था? सत्ता में रहने के अलावा एक ये भी ऑप्शन था, जिस तरह से शिवसेना की साख खत्म हुई थी, जो उस समय की शिवसेना थी उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में, एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि वो वेट करते और फिर से चुनाव होने देते, क्योंकि मतलब इतनी जब एंटी इनकम्बेंसी थी तो बीजेपी उस मॉडल पे भी जा ही सकती थी। तो मैं उद्धव ठाकरे गठबंधन के साथ जाकर वहां सरकार चला रही थी तो चुनाव कैसे होते? नहीं, वो तो चले गए थे ना। नहीं, अगर वो तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी जी और उस पर अपना कंट्रोल किया और फिर आकर बीजेपी से मिले और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगी, तो ऑप्शन कहां था सर? लेकिन मैं इसी पॉइंट पे तो आ रहा था ना आपके पास कि उसके बाद जो 2.5 साल थे, अगर बीजेपी की यही मतलब मंशा थी कि खुद को ही आना है पावर में, साल की बात तो कर रहा हूं, मैं ये ऑप्शन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के हाथों में जी। हालांकि बीजेपी के पास 90% से ज्यादा सीटें जिन पर वो चुनाव लड़ी वो जीत का हाथ में है। बहुत ज्यादा बहुमत के लिए उनको नहीं चाहिए, एक चला भी जाएगा तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? देखिए मैं समझता हूं कि अभी तक जहां तक जो ये नई सरकार का जो गठन हो रहा है, बीजेपी की लीडरशिप में बीजेपी चाहेगी कि मतलब 5 साल बहुत स्मूथली ये सरकार चले, लेकिन जो मैंडेट मिला है उन्हें उससे बहुत क्लियर है कि बीजेपी इस सरकार को अपनी टर्म्स पे चलाएगी। और फडणवीस जी पिछले जो उनका पहला कार्यकाल था इसके लिए भी जाने जाते हैं, यदि कुछ इधर उधर होता है तो आई थिंक वो ब्रेक अवे करके और अपनी सरकार बनाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जो स्ट्रेंथ मंच पर नजर आ रही है, इसको क्या आप बीजेपी की एकता कहेंगे? या बीजेपी बता रही है पूरे देश को कि देखिए हमारे लिए हर एक राज्य महत्वपूर्ण है, हर एक मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है और उसका जश्न उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक परिवार के बीच का जश्न है। देखिए एक वो कहते भी हैं, एक आरएसएस में लोग कहते हैं कि स्वयं से बड़ा संगठन होता है, और मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिक्स में भी हेल्दी कंपटीशन होता ही है। बट अब जो कि अभी दिखाई देता है, अब जो कि मतलब मेन इश्यूज सेटल हो चुके हैं, हालांकि अभी आगे जाके किसको कौन सी मिनिस्ट्रीज मिलनी है उस पर भी मंथन होगा ही, लेकिन अब जबकि इन तीनों का डिसाइड हो चुका है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का, आई थिंक उनकी केमिस्ट्री काफी सही दिखाई दे रही है। अच्छा, एक वैसे सोशल मीडिया पर जोक चल रहा था कि शिवराज सिंह को एकनाथ शिंदे कहते हैं कि देखिए आपकी लाडली बहन योजना ने कमाल कर दिया, हम यहाँ जीत गए। तो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हाँ जीत तो गए हैं, मुख्यमंत्री मैं भी नहीं बना था। देखिए मैं तो आपको बड़ा क्लियर बता सकता हूं कि ना शिवराज सिंह चौहान जी को और ना ही एकनाथ शिंदे जी को ये गलतफहमी होनी चाहिए कि लाडली बहना योजना इनमें से किसी की देन है। ये जो जिसे कहते हैं कि मतलब वेलफेयरिज्म का जो मॉडल लेके आए वो इस देश में आई थिंक बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेके आई, उसको जरूर स्टेट लेवल पे इन मुख्यमंत्रियों ने रेप्लिकेट किया, और ये वो मुख्यमंत्री थे जिनने दूसरे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा सक्सेसफुली किया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एक बीजेपी का मॉडल चली आ रही है। जी जी, वेलफेयर की स्कीम तो आजादी के बाद से ही है। नहीं, एक चुनाव बताइए जिसमें फ्री बीज की बात ना हो। नहीं सर, फ्री बीज और वेलफेयरिज्म में बहुत फर्क है सर। वही है सर। नहीं बहुत फर्क है सर। मुफ्त बिजली गरीबों, नहीं मैं आपको बताऊं वेलफेयरिज्म क्या होता है। वेलफेयर की स्कीम हो गई। नहीं, गरीबों को जो मतलब गरीब हैं उनके घर पे पक्की छत बना के देना, लोगों को जो महिलाएं जो मतलब गैस के चूल्हे, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। अरे सर राइट टू शेल्टर आपके टाइम में भी था ना, कितने घर बना के दिया आपने? विजेंद्र जी सही कह रहे हैं। अरे नहीं, राइट टू शेल्टर
शेटर आपके टाइम में था, कितने घर बनाए? आ रही है, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी नरेंद्र मोदी जी से शुरू होकर के यहाँ तक चली आ रही है। अरे तो ये बताइए ना, आपने कितने घर बनाए? 2014 से पहले भी भारत। अरे सर, इनसे पूछिए कि 4 करोड़ पक्के घर नरेंद्र मोदी ने बना के दिए गरीबों को, इनने कितने घर बनाए? नहीं है, 7 साल में कितने घर बनाए? चल रहा है भारत में जिन परिस्थितियों से स्टार्ट किया कि जिस देश में सुई बनाने का कारखाना नहीं था, उसके बाद से उठाकर हम यहाँ तक आए जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने वोट का संभाला। अरे सर, 60 साल में कितने घर बनाए? किसकी में पहले नहीं दी गई, बता दो। 60 साल में कितने घर बनाए? नहीं लेके आई थी, बता दो। आरटीआई कांग्रेस लेकर के आई यार, अब आरटीआई पे पहुंच गए, वेलफेयरिज्म से आरटीआई पे पहुंच गए। देख लीजिए, आपने घर बताया ना, राइट टू शेल्टर। सर इनसे पूछो, फ्री बीज कह करके विरोध करते थे एकलव्य जी, फ्री बीज कह के विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी चोरी नीति में चलती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटती है और फ्री बीज का विरोध करती है। अगर कांग्रेस के अंदर कोई आरटीआई लगाना चाहे और ये पूछना चाहे कि भाई उदयपुर डिक्लेरेशन के मंथन के बाद क्या कंक्लूजन निकला, वो रिपोर्ट हमें दे दीजिए। हरियाणा हार गए, उसके मंथन की रिपोर्ट क्या निकली, वो हमें आरटीआई से दे दीजिए। महाराष्ट्र में हम क्यों हार गए, वो हमें आरटीआई से दे दीजिए। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता निकालना चाहे, ये मिलेगी क्या? ये सब कुछ संभव है? मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के टीवी चैनल हो गए या फिर आजकल के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, सारी राजनीति कांग्रेस के ऊपर आकर के खत्म होती है, कांग्रेस से शुरू होती है। भाई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, आज का टॉपिक महाराष्ट्र चुनाव है, मुझे लगता है कि हमें इससे रिलेटेड पे चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस निश्चित तौर पर गंभीर है। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पहली लोकतांत्रिक पार्टी है जिसको आप लोग गुटबाजी कहते हैं, वो आप लोगों के लिहाज से गुटबाजी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो तानाशाही चलती है, तो वहां तो जो सामने बोलता है तो निश्चित तौर पर गुटबाजी है या फिर वो है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो पूर्णतः शुद्ध लोकतांत्रिक पार्टी है कि जहां पे कार्यकर्ता की बात का भी सम्मान होता है, और कार्यकर्ता की जब नई राय आती है तो पुराने नेताओं को भी अपने विचार बदलने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर का जो संकल्प है उसके लिए भी वो भी कांग्रेस के जहन में, और उसके बाद में जो परिस्थितियां जो बदलती है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय लेती है। अब सही है या गलत है तो उस पर जनता वोट लगाएगी। 70 साल खुद ही मान लेते हैं, एक ही परिवार। भाई मुझे तो लगता है एकलव्य जी, एकलव्य तो आज भारतीय जनता पार्टी के मेरा भारतीय जनता पार्टी के भाई प्रवक्ता तो बैठे में लग रहे हो आप। अरे इनको तो कुछ बोलने दो, कुछ बोले। पौरुष भारद्वाज जी, भाई मीडिया तो बायस हो गई आपकी नजर में। अब ये बता दीजिए, मैं आपको बीजेपी का एक्सपर्ट लिखवा दूं? बताइए। नहीं, अगर आप कहें तो मैं लिखवा दूंगा भाई, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं, मुझे कांग्रेस से सवाल करना नहीं है आपसे, क्योंकि मैं बायस हो जाऊंगा। अब सुनिए ना सर, देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना भाई, अब आज हम महाराष्ट्र के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। सुनिए ना सर, 20 मिनट का सुनिए, 20 मिनट का प्रोग्राम है, अगर 5 मिनट बाद में प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। अब जो महाराष्ट्र के ऊपर जो चर्चा होनी है, महाराष्ट्र में जो चर्चा होनी है, वहां की महायुति पे चर्चा होनी है, 12 दिन का जो गैप है उस पर चर्चा होनी है, तीनों पार्टियों के कार्ड अलग अलग उस पर चर्चा होनी है, और उसमें बाद में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि 2 घंटे पहले तक पूरे देश को ये पता नहीं था कि शिंदे क्या सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 12 दिन तक वो शामिल नहीं हो रहे, शामिल हो गए। इन बिंदुओं पे चर्चा करें जी। हाँ, आप मुझे एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए अपनी लिस्ट सवालों की, मैं वही पूछ लूंगा भाई आपसे। क्यों अपना दिमाग लगाऊं मैं कांग्रेस को लेके? आप भेज दीजिए मुझे, मैं मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस को लेकर आपकी नीति रीति कुछ नहीं है। आपको बीजेपी के एक्सपर्ट के तौर पर हमें बुलाना चाहिए, मैं बुला लूंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बीजेपी का ही सवाल करूंगा। नहीं, मुझे तो लगता है मुझे आज का प्रोग्राम का आपत्ति नहीं है सर, हम उसके इर्द गिर्द रहे ना। अरे सर, मैं लोकतांत्रिक है, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मुझे सवाल भेज दीजिए, मैं वो पूछ लूंगा। कैसा लगेगा मुझे बताइए? महाराष्ट्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए सर, महाराष्ट्र के सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे, उदयपुर में जाएंगे, महाराष्ट्र के सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। महाराष्ट्र से बात करनी तो इनसे बात करें, चर्चा को, उसमें भी हम कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर के आ रहे, कांग्रेस का उदयपुर का संकल्प पत्र लेकर के आ रहे हैं। तो अरे सर, मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आप मुझे दे दो ना सवाल। भाई मैं लोकतांत्रिक एंकर हूं, मुझे दे दीजिए कि भाई मैं कांग्रेस पर नहीं बोलूंगा, आप मुझसे बीजेपी के सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस से संबंधित डिबेट हो तो पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है विजेंद्र जी। अरे पौरुष भारद्वाज जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है विजेंद्र जी, कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे तो छोटा सा कार्यकर्ता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। सबको हिंदुस्तान जनता की पार्टी हमारे भैया, परिवार की पार्टी आपकी पार्टी है। एक मिनट भाई, लक्ष्मीकांत पारी जी, भाई अगर इतनी बंपर जीत के बाद भी 12-12 दिन लग जाएं, और इंटरेस्टिंग ये है कि राजभवन को भी ना बताया जाए 24-48 घंटे पहले तक कि हम कब शपथ ले रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे कौन मिनिस्टर होंगे जो शपथ लेंगे, तो ये कौन सी स्थिति थी? देखिए, ये हमारी पॉलिटिकल एजेंडा है, और पॉलिटिकल एजेंडा को हम आप सबके साथ समय से पहले साझा करें आवश्यक नहीं है। पहली बात, मेरे कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से बात कर रहे थे, राजभवन के साथ भी जरूरी नहीं। देखिए, राजभवन साहब जो आवश्यकता थी बता दिया,
इस विषय पर बता दिया गया। कुछ नहीं होता। एक मिनट सुन लें आप, सुनने का मन है तो सुनिए। कार्यकाल कितनी तारीख को खत्म हो गया था महाराष्ट्र का? देखिए कार्यकाल 23 तारीख के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारी युति की सरकार बनी, उसके बाद से लगातार हम इस बार प्रयास करते हैं हमारी सरकार निश्चितता के साथ बने, एकजुटता के साथ बने। और इसमें किसी प्रकार का, देखिए आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं इस बात को लेकर के, यदि इसमें कोई भी राजस्थान की जगह, राजस्थान में पिछली बार अशोक गहलोत सरकार बनी थी, उस समय जिस प्रकार का मुगलिय दौर कांग्रेस के बिना देश की राजनीति नहीं चलेगी। अरे भाई कांग्रेस के पैसा के लेना बंद करो, कांग्रेस के पैसा के करना बंद करो। कांग्रेस से कुछ गलत किया उसकी आपने आलोचना करी तो उसको करने का काम कहां से मिल जाता है? मुझे इस बात पे बार-बार चिल्लाते रहे तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के मुख्यमंत्री तय किया। अरे हमारे तो मजबूरी है, हमारे तो अल्पमत की सरकार थी, आपके पास तो पूर्ण बहुमत की सरकार ने इस बात को जवाब दिया। आपके चिंता नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था, इंदिरा जी ने ऐसा कर दिया था, इंदिरा जी ने ऐसा कर दिया, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया। आपकी बात का जवाब दीजिए ना। आप बोले राजस्थान में ऐसा हुआ था, राजस्थान की सरकार भरोसा चल रही थी, बसपा के 6 विधायकों के भरोसा चल रही थी, उनसे पूछा लेना जरूरी था। आप आपको 56 इंच का सीधा कहते हैं, आपको 56 इंच का सीधा की हवा कैसे निकल रही है बता दीजिए। और आप कैसे बात की गारंटी लेते हैं? भाई दोनों रुकिए एक मिनट, मैं दोनों की पोजीशन चेंज करा देता हूं सर। आपको मैं मान लेता हूं कांग्रेस एक्सपर्ट और पौरुष भारद्वाज जी को मान लेता हूं बीजेपी एक्सपर्ट, क्योंकि अपने सवालों के जवाब ही नहीं देने किसी को। भाई दोनों को जवाब नहीं देने। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, बोलिए। बहुत लंबा समय कांग्रेस पर नहीं ना, बीजेपी पर बात कीजिए। भाई आप बीजेपी पर बात कीजिए। लोग करते हैं भाई मैं कह रहा हूं बीजेपी पर बात कीजिए के सामने आप बोल रहे हैं राजस्थान में टाइम लग गया, आपको भी टाइम लग गया। राजस्थान की आपने आलोचना की, जो कि आज कांग्रेस आलोचना नहीं करनी चाहिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या कांग्रेस की आलोचना सिर्फ आप इसलिए करते हैं उस समय आपके पास कोई कारण नहीं होता? आप जब कांग्रेस की हुई गलतियों को अगर वापस करते हैं तो गलती नहीं होती, तो कांग्रेस को समय गलती नहीं होती। परीक्षा बात इस बात को समझनी पड़ेगी। आप कब तक कांग्रेस के पैसा के लेकर एक मिनट, क्या ये मुमकिन है कि हम दोनों अपने गमछे बदल लें? क्योंकि लक्ष्मीकांत जी आप कांग्रेस एक्सपर्ट हैं भाई, और पौरुष भारद्वाज जी बीजेपी एक्सपर्ट है। देखिए मुझे लग रहा है गलत है सर। मैं आपसे जब बीजेपी का सवाल कर रहा हूं और मैं आपसे जब ये पूछ रहा हूं लक्ष्मीकांत पारिक जी, एक मिनट सर भाई, एक मिनट सर लक्ष्मीकांत पारिक जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतने बहुमत के बाद जो तस्वीर नजर आ रही है, क्या मनाना पड़ा? जो गमछा कहा करता था मेरा रंग दे बसंती चोला, वो गमछा तो यही है भैया। अब तुम्हारा कौन सा भैया आजादी के गमछे नहीं हम तो यही सुनने वाले हुए हैं, यही आजादी के बाद अपना गमछा बदल दिया। यही कहते हैं समय में और आडवाणी के समय में गमछा हुआ कांग्रेस को हरे रंग पार्टी के नाम बदल लिया आपने, नेता बदल लिया आपने, सिद्धांत हरा रंग चाहिए पीछे जाते लक्ष्मीकांत पारिक जी रुकिए जरा। पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस में दो बैलों की जोड़ी से शुरू हुआ इतिहास हाथ तक आ गया है। कांग्रेस से कांग्रेस आई तक आ गई है। परिवर्तन हर पार्टी में है, आपकी पार्टी में भी है सर। और फिर ये सवाल कभी होता नहीं है कि क्यों परिवर्तन हुए। ठीक है, समय के साथ बदलाव है, करते रहते हैं, लेकिन एकलव्य वाकई में देखिए जो तस्वीर है, एक तरफ एकता की तस्वीर है, एक तरफ पूरी पार्टी की समृद्धि की तस्वीर है, एक तरफ उस पार्टी के अंदर जो कॉमन मैन वहां पहुंचा है और उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप में यूनिटी की प्रतीक है। क्या वाकई में जो तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं तस्वीरों के पीछे बहुत सी तस्वीरें होती हैं, ये क्या आपको लगता है कि एक ऐसी तस्वीर जो महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक मजबूती से विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएगी बिना मतभेद के? देखिए जो मैं समझता हूं, एक बात तो तय है कि ये सरकार 5 वर्ष के लिए चलेगी। ये चाहे हो सकता है कि इसका स्वरूप बदल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री के एक तरह से नेतृत्व में ही ये सरकार 5 साल पूरे करेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है, का मतलब कैबिनेट रिशफल हो जाए? कैबिनेट नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर बाय चांस ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए जिससे कि आप मान लीजिए कि शिंदे जी या पवार साहब कोई वॉकआउट कर जाए। ये तस्वीर इंटरेस्टिंग है, पता नहीं किसी और ने नोट की नहीं की। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक सेम जैकेट पहन कर आए हैं, ये देखिए। जी 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 जी
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैंडेट है ये बहुत क्लियर है कि ये मैंडेट देवेंद्र फडणवीस जी के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो बाकी के दोनों घटक दल हैं इसमें काफ़ी सारी सीट्स पे एक्चुअली बीजेपी के ही कैंडिडेट्स हैं जो इनके टिकट्स और सिंबल्स पे लड़े हैं। और एक बात और बता दूं, एक तथ्य आपको बताना चाह रहा था क्योंकि बीच में उस समय इतनी बातें हो रही थी कि मैं कह नहीं सका कि ये जो समय लगा सरकार के गठन में, इसका एक कारण ये भी था, मैं नहीं जानता कि दोनों की जानकारी में ये कैसे नहीं है, कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बीच में विदेश ट्रैवल कर रहे थे और कल तक भी उनका चंडीगढ़ में एक कोई खास प्रोग्राम था जिसकी वजह से पीएमओ से यही डेट दी गई थी और उस डेट से पहले सारी इश्यूज को रिजॉल्व करके आज मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है। इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो सरकार बनने जा रही है और जिस स्टेट में भी सरकार बनती है बीजेपी की, उसका नेतृत्व बीजेपी जो मैसेजिंग करती है और मेरे हिसाब से सही मैसेजिंग करती है कि बीजेपी का जो विजन है, चाहे वो नेशनल विजन हो या स्टेट्स के लिए हो, वो नरेंद्र मोदी ही डिलीवर करते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी आपका भी शुक्रिया, पौरुष भारद्वाज जी आपका भी शुक्रिया। महाराष्ट्र में एक नई सरकार अपना स्वरूप ले रही है, लेकिन ये स्वरूप महाराष्ट्र को कौन सा नया स्वरूप देगी और कितनी स्थायित्व देगी, ये अगले 5 साल लगातार तय होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।